नमस्कार, आप सभी का द फेडरल देश में स्वागत है। बंगाल चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का पूरा फोकस अब उत्तर प्रदेश पर है। आपको याद होगा कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय में जब बंगाल जीत का जश्न मनाने प्रधानमंत्री जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिला आरक्षण संशोधन बिल जो है संसद में पास नहीं होने दिया गया, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगी उत्तर प्रदेश की महिलाएं, इस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यूपी मंत्रिमंडल प्रमुख स्थान दिया जा सकता है। तो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मनोज जी, क्योंकि देखिए बंगाल में तो चुनाव खत्म हो गया और अगली निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के आप हैं, समाजवादी पार्टी है, और प्रधानमंत्री ने उसके संकेत भी दे दिए। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल का, संशोधन बिल का आप लोगों ने विरोध किया संसद में, तो क्या लग रहा है किस तरीके से इससे निपटेंगे आप? हालांकि अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं आपके सुप्रीमो की 40,000 रुपए महिलाओं को दी जाएगी अगर सरकार बनती है तो, लेकिन जिस तरीके से भाजपा तैयारी करके यूपी में पहुंच रही है, कैसे आप इसका मुकाबला करेंगे? और निश्चय ही बीजेपी तैयारी बड़ी मजबूती के साथ करती है। उनपे संसाधन बहुत हैं, तंत्र की सारी विधाएं उनके पास इस वक्त कंट्रोल में है, लेकिन समाजवादी भी किसी से कम नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी हैं। हम पे भले संसाधन कम हो, हम पे भले तंत्र की व्यवस्था कम हो, लेकिन चुनाव कैसे जीता जाता है ये समाजवादियों को बहुत जमाने पहले से मालूम है। तब जब देश आजाद हुआ था और इस देश में सिर्फ एक ही दल का बोलबाला था, तब भी समाजवादियों का अपना वर्चस्व था, और पॉकेट वाइज, स्टेट वाइज हमारी तब भी पहचान लगातार बरकरार थी, और वो आज भी चली आ रही। हो सकता है उसके ग्राफ में थोड़ा बढ़ना और थोड़ा गिरना रखा हो, लेकिन शून्यता की तरफ न कभी समाजवादी विचारधारा देश में थी, न है, और न कभी भविष्य में होगी। निश्चित ही 2027 की लड़ाई बड़ी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश के सबसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं, बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं। और वो अलग बात की विपक्ष समय समय पर उनकी डिग्री पे उंगलियां उठा चुका है, कांग्रेस ने उठाया, लेकिन मैं फिर भी बड़ी विनम्रता के साथ प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सदन में महिला विधेयक गिर गया है, महिलाओं का आरक्षण गिर गया है, उसका बिल पारित होने से रह गया? अगर आप पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं इस देश के, तो निश्चित तौर पे आप इसका जवाब सही और सटीक देंगे। आप एक मुंह मेरा खाने का है सर, अब एक आदमी एक ही मुंह से खाता है, अब इनके चार चार मुंह है। पहले कहे कि हम 23 में पास कर रहे हैं, 29 में लागू करेंगे, फिर 26 आए तो रिबैक मार रहे हैं, अरे ना 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 ना, हम तो अब 26 में पास करेंगे। तो ये कहानी नहीं है, जनता नहीं ये कहानी सुनेगी। और जब आपने पास किया था तब आपके पास मेजोरिटी थी, बड़ी मेजोरिटी थी। आज की डेट में विपक्ष और आप लगभग इक्वल बैठे हुए हो। कुछ एक राजनीतिक दल अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी थोड़ा सा नाराज हो जाए तो मेरे ख्याल से हेकड़ी खत्म हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की ऐसे दो बड़े नेता इस सरकार को हेकड़ी नहीं दिखा रहे। मैं होता अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, तो मैं तो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय लेता, मैं किसी और मंत्रालय पे संतुष्ट ही ना होता। लेकिन पता नहीं क्या मांडोली, हो सकता कोई फाइल दबी हो। लेकिन महत्वपूर्ण विषय पे वापस आता हूँ कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से अपनी तैयारी को कर चुकी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपके दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, जिस एसआईआर के दम पर पैमानी कर बिहार में और पश्चिम बंगाल में चुनाव ये सरकार जीती है, जो मौजूदा बीजेपी की और एनडीए की सरकार है, वो एसआईआर उत्तर प्रदेश में कंप्लीट हो चुका है, और हमने इनकी लूट को रोक भी लिया। आप पूरे देश में उठा के देख लीजिए, अगर एसआईआर में पूरी तरीके से, मेरी बात की पुष्टि प्रमोद जी जरूर करेंगे, पूरी तरीके से सतर्कता के साथ हमने चुनाव आयोग से एक बार समय मांगा कि साहब एसआईआर में एक बार समय बढ़ा दो, लेकिन उसी चुनाव आयोग ने जब देखा कि उनका मटिया मीट हो गया उत्तर प्रदेश में, उनका डबलिंग ट्रिपलिंग वोट सब स्वाहा हो गया, तो कैसे रिकवर हो, कैसे क्या हो? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष पूरी निगरानी के साथ, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता, इंक्लूड मेरे जैसा प्रवक्ता भी अपने बूथ के वोटों की निगरानी स्वयं कर रहा था। कितने हमारे कटे, कितने बदले, कितने डबलिंग, कितने मरे, सबका कर लिया। हो गया, एसआईआर हो गया, क्या हो
बीजेपी का कई करोड़ का नुकसान हो गया, ये समझ लो। 3 करोड़, 2.25 करोड़ वोट कटा, 2.25 करोड़। आदमी वोट, उसमें 84 लाख वोट डिक्लेयर कर पाए, तो एसआईआर पे तो बेईमानी नहीं हो पाए। यही बात तंत्र की, वो चाहे चुनाव आयोग हो या न्यायपालिका हो या कुछ हो, हम एसआईआर को लेकर न्यायपालिका के पास नहीं गए। इकलौते राजनीतिक दल है, ये बड़ी मजबूती के साथ मैं बात कर रहा हूँ। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कोर्ट नहीं गई है। हमने यहीं पे फैसला कराया है, हमने यहीं पे वोट कटाए हैं और यही वोट बढ़वाए हैं। हमें एसआईआर पे कोर्ट का सहारा जरूरत नहीं पड़ी है। तो मैंने एक उदाहरण दिया छोटा सा, शायद मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को किसी तंत्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम अपने हित तंत्र से, अपनी ही सेना से जीतेंगे। अगर गृह मंत्री जी को थोड़ा सा भी गुमान है कि हम पश्चिम बंगाल की तरफ 5 लाख 10 लाख फोर्स खड़ी कर देंगे, समाजवादी पार्टी 5 करोड़ नौजवानों को खड़ी करेगी। चुनाव के दौरान आंदोलन भी होगा और जबरदस्त आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन सड़क पे नहीं करेंगे, आंदोलन वोट डालने का, आंदोलन इस सरकार को बदलने का। पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, अभी बहुत अर्लियर है, अभी बड़ा लंबा समय है, थोड़ा इंतजार कीजिए। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह एसआईआर की पूरी अनसुलझी हुई गुत्थी को सुलझाया है, ठीक उसी तरह वोट बढ़ाने का, वोट बनाने का, वोट की चोरी को रोकने का और वोट के माध्यम से जीतने का तरीका भी बनाएंगे। पहला उदाहरण पूरे देश में ईवीएम की रखवाली करने का समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया। 22 से शुरू किया था, 22 में थोड़ा सफल हुए थे, लेकिन 24 में इतनी तत्परता के साथ 22 में कई 2-3 फेज 4 फेज तक हम लोग नहीं रखवाली कर पाए थे उस तरह, लेकिन 24 में एक ईवीएम की रखवाली की गई, ईवीएम बदलने नहीं दिया गया और पूरी तत्परता के साथ हमने 24 में बीजेपी को हराया है। तो हम 27 में भी पूरी तरीके से हराएंगे जी। तो मनोज जी, आपने विस्तार से एसआईआर को लेकर बताया, लेकिन जो प्रमुख बात मेरे सवाल में था कि देखिए, ममता दीदी के साथ कहा जा रहा था कि महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है। इसी महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री सभी लोगों ने वहां पे एक नैरेटिव सेट किया और देखिए बंगाल में कहा जा रहा है कि महिलाओं का साथ दीदी को नहीं मिला। आप उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगले साल यहाँ भी नैरेटिव ये बनाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए बनाएगी, उस नैरेटिव को किस तरीके से, महिलाओं को किस तरीके से, क्योंकि अब देखिए बिहार का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे किसी राज्य का चुनाव हो, वहां लगता है नतीजे अब महिलाएं ही तय करने लगी हैं। तो इसको कैसे आप इससे निपटेंगे? महत्वपूर्ण सवाल है ये, और आपने पूछा भी था मुझसे और मैं उसको विस्तृत एक विराम लिया था मैंने, और आपने सवाल दोहराया, उसके लिए धन्यवाद। और निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है। आप ही ने कहा कि 40,000 रुपए सालाना देने की बात हमारे नेता ने महिलाओं को की है, और निश्चित तौर पे हम स्टेप वाइज सारे काम करेंगे। हर इस प्रदेश की हर महिला तक समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर पहुंचे, और आपके चैनल से ऐलान कर रहे हैं, हम बीजेपी के 10, 12, 15, 20 जितने भी 1,000 रुपए महिलाओं को एक मुश्त वोट खरीदने के लिए देते हैं, दे देंगे, और हमारी ही महिलाएं उस पैसे को ले भी लेंगी। लेकिन वोट पीडीए का समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़ने जा रहा है। एक एक महिला को हम बताएंगे। देखो, सरकार उनकी है, अब हम ये तो कोई पीआईएल दायर करके और सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद करें कि वो 6 महीने पहले इस योजना को नहीं लागू होने देंगे, और हम जाएंगे दायर करेंगे, नहीं अगर उनको लेने देंगे, महिलाओं को 10,000 रुपए देने नहीं देंगे, तो यही नैरेटिव बना खड़ा कर देंगे कि साहब देखो हम तुम्हें 10,000 रुपए देना चाहते हैं लेकिन ये देने नहीं दे रहे हैं। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। 10,000 बांटो, 20,000 बांटो, तो कम से कम उसी पैसे से हमारी महिलाएं अपने बूथ का खर्चा करेंगी, अपने बूथ को कमजोर लोगों को वोट डालने के लिए साधन की व्यवस्था करेंगी। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि सिलेक्टेड महिलाओं को दिया जाएगा, पीडीए को ही पैसा वो बांटा जाएगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, पीडीए को, जो पीड़ित है, दुखी, अत्याचार है जिसपे, जो पिछड़ा है, दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उन्हीं को ये पैसा बांटा जाएगा। ये हम इन्हीं का पैसा इन्हीं पे खर्च करेंगे इनको चुनाव हराने के लिए। हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन 40,000 तो देंगे, क्योंकि समाजवादी इस देश में सूरज की तरह है कि पूरब से निकलता है, पश्चिम में ढलता है। वैसे ही समाजवादी पार्टी जो कहती है सरकार बनने पे वही करती है। ये बात कोई आज की डेट में
पूरे देश में कोई नहीं कह सकता कि समाजवादियों ने जो वादा किया उसको निभाया कि नहीं निभाया। ये बहुत छोटी सी बात बताई, इससे बड़ी बड़ी लड़ाई हमें भी बीजेपी और आरएसएस से लड़नी है। ये महिलाओं वाला मुद्दा तो हम समेट लेंगे, ये 10,000 15,000 20,000 बांटे, ये कहते नहीं है वो कौन सी मिसाइल होती है, कौन सा तीर होता है कि वो छोड़ दिया गया तो लगेगा जरूर, तो वो छोड़ेगी बीजेपी जरूर 10,000 रुपए उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो घूम के लगेगी आरएसएस बीजेपी की सरकार को, उस पूरे पैसे का इस्तेमाल किया जाए। निश्चित रहिए, सेम डे भेजेंगे, चुनाव के बीच में भेजेंगे, चरण वाइज भेजेंगे, तब भी हम इस्तेमाल ये पैसा इन्हीं की सरकार को हराने के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे लिए चुनाव जनता लड़ती है। यहाँ कोई सेठ अडानी बैठा तो है नहीं, सेठ अंबानी भी नहीं बैठे कि यहाँ हमको चंदा देंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो स्पष्ट है, बीजेपी का पैसा बीजेपी को हराने का काम आएगा। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़े हुए हैं और उनसे सवाल लेते हैं कि सर आप देखिए, बिहार के नतीजे हो, महाराष्ट्र के नतीजे हो, पश्चिम बंगाल, महिलाएं लगता है सभी जगह सरकार बनाने में सबसे बड़ा अपना रोल अदा कर रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कार्ड खेलने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, पहला ये कि समाजवादी पार्टी को विलेन बता दिया जाए महिलाओं के अहित को लेकर, जिस तरीके से आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। दूसरा, वहां मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कहा जा रहा है कि महिलाओं को इस बार प्रमुख स्थान दिया जाएगा, मंत्रिमंडल में बहुत सारे चेहरे महिलाएं दिखेंगी वहां पर। तो किस तरह की तैयारी आपको पता चल रही है उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है महिलाओं को रिझाने के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार या बंगाल से करना शायद ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है वो ही भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल है, और वो संगठनात्मक रूप से और अपने कार्यकर्ताओं के बूते पर वो ताकतवर है, और 24 में उसने ये बात जताने की कोशिश भी की और उसने सामने परिणाम भी रख दिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष या बंगाल को अगर आप ले लें, जो लेटेस्ट चुनाव है, जो आपने कहा कि महिलाओं के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक नैरेटिव रखा और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए। दिक्कत सबसे बड़ी एक है विपक्ष के पास या इंडिया गठबंधन के पास या जो भी क्षेत्रीय दल हैं, ऐसा मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाती है उसको प्रभावी ढंग से विपक्षी दल जो है वो उसको काउंटर नहीं कर पाते हैं। और उसका एक कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी या रणनीतिक तौर पर वो उनके नेताओं पर कोई ना कोई एक बॉल फेंक देती है या कोई ना कोई एक आरोप लगा देती है। वहां के विपक्ष के नेता उसी में उलझ के रह जाते हैं, जो वो उनका नैरेटिव है वो चलता रहता है, और विपक्ष जो है वो उन्हीं के जवाब देने में कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कह दिया कि चोर है, तो अब वो खाली इसी में पूरे उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी सब जुट जाते हैं कि नहीं चोर नहीं है, चोर नहीं है, चोर नहीं है। और उधर से जो वो नैरेटिव सेट किया है वो पूरी तरीके से रहते हैं। जो उनकी खामियां हैं, जो उनकी जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तरफ उनके कार्यकर्ता ध्यान न देके वो अपने नेता को डिफेंड करने में खाली लग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा है। आप बंगाल में भी ले लीजिए, आप बिहार में भी ले लीजिए, वो उन्होंने वही किया और विपक्ष जो है उसमें उलझ गया और उसके बाद वो ये सेट नहीं कर पाया। सवाल ये है कि जो महिला विधेयक की बात है, महिला इस पे भारतीय विपक्ष को तो चाहिए कि ये बताएं कि वो देश में 22 राज्यों में सरकार है, कितनी महिलाएं हैं इस देश में मुख्यमंत्री बनी है महिलाओं की। आप उनको उत्थान की, उनको आगे लाने की, उनके बराबरी की हिस्सेदारी की जो बात करते हैं, तो ये कहाँ इसका विपक्ष को जो सामने आना चाहिए वहां कहाँ उठ पाया बंगाल में या बिहार में? वो खाली नेताजी ने एक बयान दे दिया, बस बात खत्म हो गई। यहाँ पूरी एक फौज है, वो पूरी तरीके से फौज जो है वो एक नैरेटिव बनाने में जुट जाती है
और जो विपक्ष के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, वो अपने नेता को बचाने में जुट जाते हैं। मुझे लगता है कि ये शायद एक बेसिक फर्क है। अभी जो मनोज जी ने ये बात कही कि एसआईआर वाले मामले में, ये बात इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही है। आप उठा के पूरे देश में देख लीजिए, एसआईआर के मामले में समाजवादी पार्टी ने का एक कार्यकर्ता जुट गया। अखिलेश यादव ने सारे कार्यकर्ताओं की बैठक करी, कार्यकर्ताओं को संदेश दिए, पार्टी अध्यक्षों को निर्देश दिए कि इस पर विशेष ध्यान रखें, वरना पार्टी के लिए नुकसान हो जाएगा। और उनका हर कार्यकर्ता लगा, और उसने जहां भी ये टीम गई, वहां उसके बाद जाके उन्होंने चेक किया कि भाई तुमने क्या बताया और क्या लिखाया, और अगर उन्होंने गलत लिखा तो उसको संशोधित कराया, और कोर्ट में नहीं गए। ये अकेला उत्तर प्रदेश है। ये स्थिति जब होगी कि उनका कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी लग जाएंगे, तो फिर वो नैरेटिव जो गढ़ने की बात होती है, वो नैरेटिव जो है वो बेकार हो जाएगा। बंगाल से और बिहार से उत्तर प्रदेश की तुलना नहीं की जा सकती है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण अलग है। यहाँ की पूरी तरीके से एक जातिगत राजनीति या कबीलाई राजनीति का दौर है। ये अभी नहीं, एक लंबे समय से चला आ रहा है। उसमें कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव ने पीडीए बना के जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, इन सबको जोड़ के जो एक पीडीए बना दिया, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर एक टैग लगा हुआ था एम वाई फैक्टर, उस एम वाई फैक्टर को अखिलेश ने बड़े करीने से, बड़ी बुद्धिमत्ता से, चतुराई से उसको पीडीए में कन्वर्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी आज पीडीए से कहीं ना कहीं चिंतित है, या उसकी वो काट ढूंढ रही है। लेकिन वहां भी अगर आप देखें तो इधर जो समाजवादी पार्टी का पीडीए निकल के आया, जो जिसमें 24 में उसके परिणाम भी सामने दिखाई दिए, उसके बाद उसने जो है दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को करने के लिए किया। तो आप देखिए कि इधर कहीं क्षत्रियों की बैठक हो गई, इधर कहीं ब्राह्मणों की बैठक हो गई। अब उनके सामने धर्म संकट की स्थिति हो गई कि अगर पीडीए को हम पकड़ते हैं तो ये मिलते जा रहे हैं। तो ये एक नाव में जो चूहे बैठे हुए, वो चूहे को पकड़ने लगे हैं। ये अगर और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, एक मैं और कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन बंद हो गया। गोस्वामी जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हम कहते हैं आवाज थोड़ा ठीक करने के लिए, लेकिन थोड़ी आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। हम मनोज जी के पास पहुंचते हैं। मनोज जी, आज अखिलेश यादव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, और कहीं ना कहीं एक बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि इस वीडियो को हम आपके यूट्यूब चैनल के जरिए लाइव देख रहे थे, क्या समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जो कुछ भी बंगाल में हुआ है, क्या घबराई हुई है? क्योंकि इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी जैसी मजबूत नेता पश्चिम बंगाल में इतने 15 साल से वो शासन कर रही थी, इसके बावजूद एक शर्मनाक हार उनको सामना करना पड़ा। अब वो देखिए, जिस इंडिया अलायंस को वो भाव नहीं दे रही थी, अब वो इंडिया अलायंस की बात कर रही है। कहीं ना कहीं आज उनके, अखिलेश यादव के चेहरे पे थोड़ा सा घबराहट, थोड़ा सा चिंता उनके चेहरे पे नजर आ रहा था, शिकन नजर आ रहा था। तो क्या स्थिति है आप लोगों के खेमे में? देखिए, ये हर चुनाव हार जीत निश्चित है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। चुनाव में कुछ एक तरफा नहीं होता है ना, कभी सदैव एक व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन ममता जी को चुनाव हराया गया, जबरदस्ती हराया गया। और जो आरोप ममता जी, चाहे अभिषेक बनर्जी ने लगाया, चाहे ममता जी ने लगाया, वो बातें सबको पता है। जब 6 राउंड की गिनती पूरी नहीं हुई थी, तभी जीत डिक्लेयर कर दी गई थी कि बहुमत की प्रचंड सरकार बन गई। 23 राउंड, 28 राउंड तक का चुनाव होता है। आप कल्पना करो कि जहां बीजेपी हारनी होती है, वहां काउंटिंग लेट नाइट तक चलती है, और जहां पे बीजेपी को प्रचंड बहुमत होता है, जहां बीजेपी की सरकार होती, चाहे गुजरात हो, वहां 12 बजे तक सरकार बन जाती, काउंटिंग भी खत्म हो जाती है। लेकिन ईवीएम की भी काउंटिंग रात के 12 बजे तक चलती, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे जो स्टेट हो, वो क्या हेरा फेरी सबको मालूम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, देखिए अभी गोस्वामी जी ने भी बात कही, और मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि जो समस्या थी बिहार की, जब बिहार में एसआईआर हो रहा था, तो राहुल जी, तेजस्वी जी ऑन द रोड थे, सड़क पे वो रैली निकाल रहे, उनके कार्यकर्ता झंडा लेके जिंदाबाद कर रहे हैं। बीजेपी ने उसका पूरा लाभ उठाया, पूरा लाभ उठाया। तो बहुत सारी ऐसी चीज है, मेरे ख्याल से प्रकृति का, ईश्वर का, सबका, उत्तर प्रदेश की जनता का, सबका, रामकृष्ण की धरती का, भगवान शिव की धरती का, सब पूरा ऐसा वातावरण बन रहा। एक उदाहरण देता हूँ,
आज प्रेस में एक महिला आई थी जिस बेटी के यहाँ बैसाखी और उस दिन जो जयंती थी, अंबेडकर बाबा साहब की जयंती थी, तो हमारे नेता बगल के गुरुद्वारे में गए थे और वहां से लौट रहे थे, तो रास्ते में एक दलित समाज की बेटी जिसके पिता नगर निगम लखनऊ में सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम करते थे, उन्होंने भंडारा बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में रखा था। उस लड़की ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहली बार वो मिली और पहली बार वो मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने भंडारे तक में आने के लिए उसने आमंत्रित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चूंकि उसी रास्ते से जा रहे थे, सहर्ष उस आमंत्रण को स्वीकार किया और वो उस भंडारे में आए और आके उस भंडारे में पूड़ी भी खाई जो प्रसाद के रूप में बांटी जा रही थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में। आज उस लड़की के पिता को उत्तर प्रदेश नगर निगम लखनऊ के अधिकारियों ने उसका डिमोशन कर दिया। हम पे आरोप लगाते कि हम प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ थे। आज उस दलित व्यक्ति को सुपरवाइजर से सफाई कर्मी के पद पे दोबारा उसको सफाई कर्मी बना दिया गया। वो लड़की आई, अब जितनी बातें बताई एक नॉर्मल बात है, लेकिन वो लड़की आई और अपने पिता का संदेश बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने दिया कि मेरे पिताजी ने अखिलेश जी ये संदेश भेजा है कि इस तरह की 10 नौकरियां कुर्बान हैं, लेकिन जो आपकी पीडीए की लड़ाई है उसमें मैं और मेरा पिता, मेरा परिवार और मेरा समाज खड़ा है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। अभी चुनाव के लगभग 10 महीने के करीब, लगभग हम मार्च में चुनाव में पहुंचेंगे या फरवरी मार्च में वोट डाल रहे होंगे, तो एक छोटा सा बलिदान एक गरीब परिवार दलित देने को तैयार है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी नौकरी चली जाएगी सरकारी, लेकिन हम इस सरकार को हटा के रहेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश की जनता का टेस्ट है, जो मिजाज है, मैंने बड़ी आसानी से आपको एक बात कह दी कि इनका 10,000 रुपए महिलाओं का इन्हीं के ऊपर हम खर्च कर देंगे। और रियलिटी है ये बात, बीजेपी सोच ले और अगर डर जाए तो ना बांटे। मैं फिर बता रहा हूं, डर जाए तो ना बांटे, न बांटने का 80% पैसा बीजेपी को हराने में खर्च होगा, ये तय है। क्योंकि ये समाजवादी लोग हैं, ये कहते नहीं है कि हम मानेंगे भी नहीं, हम मारेंगे भी नहीं। हम उस तरह की विचारधारा लोहिया जी को और नेताजी को मानने वाले लोग हैं। रस्सी बांध के आंदोलन हाथों में हम लोगों ने किया है। तुम कितनी लाठियां मारोगे, हम तुम्हारी लाठियां खा लेंगे, लेकिन लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। यही उत्तर प्रदेश है जिसने 400 पार के नारे क्यों, जैसे कहते हैं ना ट्यूब से हवा निकल जाती है, गुब्बारे से हवा निकलती, वैसे निकल गई। 400 पार छोड़ो, 200 पार होना मुश्किल हो गया था। तो हम इस बीजेपी को, और ये पीडीए लोगों को बड़ा आसान लग रहा है ना, कोई कैबिनेट का विस्तार कर ले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी छोड़ के दलित को बैठाल दे। जो डीसीएम है, इनके एक डीसीएम है जो कचरा ढोते हैं, बीजेपी का जो कचरा होता है, जो पीडीए के लोगों का हक अधिकार खा के कचरा होता है, एक वो डीसीएम है, एक दूसरे वाले डीसीएम है। ये कितना मेहनत कर लें, कुछ कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता इनको हराने के लिए कटिबद्ध है। हम मनाएंगे कि पैसा खूब दो पीडीए समाज की महिलाओं को, उसी पैसे से हम तुमको नष्ट नाबूद करेंगे उत्तर प्रदेश में। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी। और थोड़ा क्योंकि लंबा हो गया शो, हम किसी और दिन प्रमोद गोस्वामी जी आपसे फिर से मुखातिब होंगे, आपसे राय लेंगे यूपी के जो वहां पे राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। लेकिन मनोज यादव जी, आज आपने समय निकाला कीमती, और प्रमोद गोस्वामी जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया द फेडरल देश के लिए जो आपने ये कीमती वक्त निकाला। और फिर हम यूपी की राजनीति पे ऐसे ही आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, मनोज यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि कितना भी पैसा बांट ले भारतीय जनता पार्टी यूपी में, लेकिन जो महिलाओं का जिस तरीके से रिझाने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी, उसका एक रूपरेखा भी तैयार कर दिया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि 40,000 रुपए सालाना महिलाओं को दिया जाएगा, और साथ ही साथ पीडीए का तो हथियार उनके पास है ही, जिसके जरिए 2024 में एक बार पटकनी वो दे चुके हैं बीजेपी को। तो देखना होगा अगले 1 साल के भीतर किस तरीके की समाजवादी पार्टी तैयारी करती है यूपी में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। तो आज आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई राय है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।